हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 12th। और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जो अपनी 2026-27 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो रहने वाला है। तो साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। इस पे चर्चा करेंगे साथियों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले मैं दो तीन चीजें आपके साथ साझा कर लेता हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है। सुनिए, अगर अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा बेसिक ज्ञान है जो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साल्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं साल्ट? साल्ट दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के आपके साल्ट रहते हैं। नंबर एक जो साल्ट है वो है आपका सिंपल साल्ट। कौन सा साल्ट? सिंपल साल्ट। एक होते हैं आपके नंबर दो मिक्स्ड साल्ट। कैसे साल्ट रहने वाले हैं आपके दूसरे? मिक्स्ड साल्ट। ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बट चैप्टर इसी से बनने वाला है। इस चीज को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ये जो आपके जो सिंपल साल्ट हैं और ये जो आपके मिक्स्ड साल्ट हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो साल्ट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं साल्ट बेटा? दो टाइप के होते हैं। पहला सिंपल साल्ट है और दूसरा आपका मिक्स्ड साल्ट है ना। सिंपल साल्ट होते हैं, इसमें एक सिंपल कैटायन होता है और एक इसमें सिंपल एनायन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपके साथ बात करूं, जैसे NaCl हो गया आपका, KCl हो गया। जैसे इनको आप जल में डिजोल्व करोगे तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा। जैसे K पर प्लस और Cl पे नेगेटिव, ऐसे ही NaCl हो गया। लेकिन मिक्स्ड साल्ट होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें डबल साल्ट। चैप्टर की स्टार्ट यहां से है, डबल साल्ट। और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चर्चा हमारी क्या रही कि साल्ट कितने टाइप के? बेटा साल्ट हमारे हैं दो टाइप के। कितने टाइप के हैं साल्ट? दो टाइप के। कौन कौन से? पहले तो बात करें सिंपल साल्ट की और दूसरा अपन बात कर रहे हैं मिक्स्ड साल्ट की। सिंपल साल्ट का मतलब है जिसमें एक एनायन हो और एक कैटायन हो। जैसे मैं बात करूं आपके साथ साधारण साल्ट की, जैसे NaCl KCl हो गया आपका। अब अगर बात करें मिक्स्ड साल्ट की, तो मिक्स्ड साल्ट आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो अपन बात करेंगे डबल साल्ट की और दूसरा अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। चैप्टर अपना यही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखते हैं डबल साल्ट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन डबल साल्ट की बात करें तो डबल साल्ट है क्या, उसकी तो चर्चा है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डबल साल्ट बहुत आसान भाषा में आपके साथ अब मैं बात करने वाला हूँ और ये चीजें हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आपके आने वाले हैं। थोड़ा सा कलर एक बार मैं सेट कर लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर अपन बात करते चलेंगे। देखिएगा, डबल साल्ट जो होते हैं, जैसे मैं सबसे पहले आपको मैं बात करूं डबल साल्ट में, अगर बात करूं तो मैं एल्म की बात करूं, जिसे अपन साधारण भाषा में फिटकरी बोलते हैं। एल्म हो गया एक आपका, जिसको पोटास एल्म भी बोल सकते हो आप। एक हो गया आपका मोहर साल्ट। अब इन दोनों कंपाउंड को देखोगे तो आपको कुछ बात आपको देखने को मिलेगी। मोहर साल्ट हो गए, ये दोनों आपके डबल साल्ट है। यही आपके एनसीईआरटी में उदाहरण है। तो है क्या? डबल साल्ट का अर्थ है कि ये दो सिंपल साल्ट से मिलकर बने होते हैं। डबल साल्ट कितने सिंपल साल्ट से मिलकर बने होते हैं? इसमें दो सिंपल साल्ट होते हैं। ओके, जब आप डबल साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, किसके अंदर डिजोल्व करोगे? वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, तो ये कंप्लीटली आयनों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसमें सिंपल आयन और ये इन इनटू सिंपल आयन एंड लॉस देयर आइडेंटिटी। भाई डबल साल्ट का नाम ही डबल का मतलब है दो साल्ट से मिलकर बने हैं। एक बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है। और आपके उदाहरण कौन कौन से? एक तो आपका एल्म है, दूसरा आपका मुहर साल्ट है। कौन सा है बेटा? मुहर साल्ट है। बात करें डबल साल्ट की, तो डबल साल्ट दो साल्ट से मिलकर बने होते हैं और जैसे आप इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली खो देते हैं, ये लॉस कर देते हैं। क्यों लॉस कर देते हैं? जैसे अपन बात करें, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे पोटास एल्म का, जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2। अब जब इसके अंदर आप वाटर डिजोल्व करोगे तो ये सिंपल टूटेगा K प्लस में, SO4 नेगेटिव में, एल्यूमिनियम टूटेगा Al+3 में और आपका सल्फेट टूटेगा SO4 2 नेगेटिव में। और वाटर
यहाँ पे हाइड्रेट की फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, और यहाँ बाहर निकल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो ये कंप्लीटली, यहाँ तो ये फॉर्मूला ये है और यहाँ ये टूट गया आयंस में। इनकी और इनकी जब आप केमिकल इनकी जब आप प्रॉपर्टी देखोगे तो ये कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। जैसे एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं मैं, मोहर साल्ट, जो आपके एक्सपेरिमेंट में काम में आने वाला, आपके प्रैक्टिकल में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका अपन नाम बोले तो इसको अपन बोलते हैं फेरस अमोनियम साल्ट। क्या नाम है इसका? फेरस अमोनियम साल्ट रहने वाला है। इसका फॉर्मूला है FeSO4NH4 अब सुनिए, जैसे ही वो इसके अंदर क्या डिजोल्व करोगे तुम, वाटर के अंदर इसको आप डिजोल्व करोगे तो Fe किसमें टूटेगा? Fe+2। Fe+2 क्या बोलते हैं अपन? फेरस बोलते हैं। और साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ SO4 टूट जाएगा -2 में। अमोनियम ये टूट जाएगा NH4+1 में, और साथ में सल्फेट टूट जाएगा, और वाटर यहाँ पे क्रिस्टलाइन या हाइड्रेट के फॉर्म में, और ये निकल जाएगा यहाँ से बाहर। क्या नोट किया आपने? आपने नोट ये किया भाई कि दो साल्ट से मिलकर बना होता है, जैसे इसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, ये कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर देता है। ठीक है जी, बात समझ गई। पहले हमने बात की थी कि जो साल्ट है वो कितने टाइप के हैं, तो मैंने बताया साल्ट जो है वो आपके दो टाइप के। कितने टाइप के आपके साल्ट जो है? दो टाइप के रहने वाले हैं, एक सिंपल साल्ट, एक मिक्स्ड साल्ट, अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल साल्ट की बात करूं तो इसमें एक एनाइन होता है और एक केटाइन होता है। अगर मैं बात करूं मिक्स्ड साल्ट की, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डबल साल्ट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हमने सबसे पहले बात की किसकी बेटा? डबल साल्ट की बात करी। तो डबल साल्ट के बारे में हमने चर्चा ये की, इसमें ये दो साल्ट से मिलकर बना होता है, जैसे इसको आप पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे, और सिंपल आयन और सिंपल कैटायन, सिंपल एनाइन मींस सिंपल आयन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे जी। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जो अपना चैप्टर रहने वाला है। देखिए क्या बात है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, सुनिए। अब कॉम्प्लेक्स इसको अपन दो नामों से जानते हैं, या तो इसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको अपन बोलेंगे अपना, या तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों ही सेम बात है। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये तो खैर आगे की बात है, क्योंकि इसमें के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे जो साल्ट है, डबल साल्ट है, सिंपल साल्ट है, उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। इस बात से आप परिचित हो। खैर अब देखो, कंपाउंड दैट हैव व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, या वो कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, जैसे ही इनके अंदर वाटर डिसॉल्व करोगे तो दो इसमें आयंस बनेंगे, एक तो आयोनाइज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये दो प्रकार के आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन, एक तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस, ये जो भी है प्लस, और दूसरा बनेगा इसमें सिंपल आयन। क्या बनेंगे? सिंपल आयन। बात करने की ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो टाइप्स के आयन में, पहला है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरा है आपका सिंपल आयन। और सबसे मजेदार बात यह है कि फिर भी जो प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स की है, वाटर डिसॉल्व करने के बाद इनके आयंस के अंदर भी वो प्रॉपर्टी इनके अंदर रहने वाली है। आप समझे मेरी बात को? मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई जैसे ही आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, जैसी प्रॉपर्टी है वैसी की वैसी रहने वाली है। और इन कंपाउंड को अपन कहते हैं कौन से कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे उदाहरण के लिए मैं, बहुत ही फेवरेट एग्जांपल होता है बच्चों का ये, K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कैसे आई है? बाद कवि से। जैसे हमने इसके अंदर ऐड किया बेटा, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वाटर, ये टूट गया सिंपल आयन में, और ये टूट गया साथ में कौन से आयन में? कॉम्प्लेक्स आयन। और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये जटिल है, जटिल होने की वजह से ये जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टी लेस लॉस नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मतलब दो टाइप की बातें हमने की। डबल साल्ट वो साल्ट है जिनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड है जब इनको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा तो ये दो टाइप्स के आयन में बनेगा, एक तो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरे बनेंगे इनके सिंपल आयन। बट इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती है, सेम टू सेम रहती है, इनकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती है। किसके कारण लॉस नहीं होती है? कॉम्प्लेक्स आयन के कारण। बात समझ में आई? अब अपन बात करेंगे कि भाई अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें अपन स्टडी करते हैं किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। बस वो दो ही बातें अपनी, कि रसायन विज्ञान की वो शाखा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की जाती है उसको अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जहां स्टडी की जाएगी उसको अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री बोलते हैं। एक आपका सिंपल प्रश्न बनने वाला कि डबल साल्ट में और सिंपल साल्ट में क्या अंतर है,
अपन इसको बेटा बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो देखिएगा आप एक बार। सबसे पहले अपन एक साइड में लिख लेते हैं डबल साल्ट और एक साइड में लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले पहली बात हमने क्या पढ़ी थी वही लिख दो आप। सॉलिड स्टेट के अंदर डबल साल्ट जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी प्रॉपर्टी वही रहने वाली है जो इनकी है, भले ही ये आयंस में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, लेकिन जैसे ही आप इसको इनका आप सॉल्यूशन बनाओगे, मींस आप इनके अंदर वाटर ऐड करोगे, वो सॉल्वेंट के रूप में वाटर ऐड करोगे, तब ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। तो डबल साल्ट की पहली बात क्या होगी कि सॉलिड स्टेट में इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, बट जैसे इसके अंदर आप इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब वाटर सॉल्वेंट के रूप में इसमें वाटर ऐड कर दोगे, वाटर के अंदर आप ऐसे समझ लो साल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व किया नहीं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की नहीं। जैसे ही ये सॉल्यूशन बढ़ाएगा तो किसमें टूट जाएगा बेटा, ये सिंपल आयन बनाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने पढ़ा था मोर साल्ट किसमें बदला जाता है, इन सिंपल आयंस में बदला जाता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, बना कर रखते हैं। और ये किस में टूटते हैं, दो आयंस में टूटते हैं। एक तो बनता है आपका सिंपल और दूसरा बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। ध्यान रखिएगा आपके, बिल्कुल रहेगा ध्यान। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन वाले स्टेट में दोनों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते हैं। जब इनको आप ब्रेक डाउन करते हो तो ये दो प्रकार के आयंस बनाते हैं, एक सिंपल आयन और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे उदाहरण के लिए K4FeCN6, ये आपका सिंपल आयन हो गया और ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ओके, ये जो आपके डबल साल्ट है, मतलब साल्ट जो होता है उसमें मोस्टली कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इनमें पाया जाता है आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं इनके अंदर, मोस्टली आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है जी, एक प्लस पे एक माइनस पे दोनों के अंदर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन है, जिसके कारण कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। बट अगर अपन मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, इनके अंदर तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी होता है, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है। ध्यान में रखना, ये आपकी परीक्षा का एमसीक्यू हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। आगे सुनिए, जब ये आयंस में टूटते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जैसे ही आप, जैसे कोई आयोनिक कंपाउंड है, मैं बात करूं इस वाले की पोटास एल्यूम की, आप इनको आयंस में ब्रेक डाउन कर दो, या ये अपन उदाहरण बात कर ले मोहर साल्ट, आप इनको आयंस में डिफरेंस कर दो, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो तो चेंज हो जाएगी, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। सर केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों रहेगी भाई, यहाँ K2SO4 के अंदर भी पोटेशियम है और यहाँ जब इसको आप सिंपल आयंस में तोड़ोगे तब भी क्या ही रहने वाला है, आयंस तो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बना ही आयन से। बट यहाँ देखना, इसको जब आप आयंस में तोड़ते हो, मींस सिंपल आयंस में तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन में तोड़ते हो, तब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कितनी बातें की, चार बातें की, इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन स्टेट के अंदर ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस करते हैं, ये वाले सॉलिड एंड सॉल्यूशन दोनों प्रॉपर्टी में भी सेम रहने वाली है, और ये सॉल्यूशन के अंदर आते ही डबल साल्ट अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। ये सिंपल साइन में टूटते हैं और ये किस में टूटते हैं, कॉम्प्लेक्स में और सिंपल आयन में टूटते हैं। इनमें मोस्टली आयोनिक बॉन्ड होता है और इनमें मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और आपका आयोनिक बॉन्ड रहने वाला है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके जब आप इनको आयनों में ब्रेक डाउन करते हो उससे भिन्न होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। बट अगर अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो भले ही आप इनको आयंस में ब्रेक डाउन कर दो, इनको इनके अंदर वाटर डिसोल्व कर दो, फिर भी इनकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ये आपका परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपके लिए डाल दिया है, तो ध्यान रहे। अब अगर अपन बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से संबंधित हैं, उनको आपको बेटा बहुत ध्यान में रखना है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस प्रकार के फॉर्म में रहने वाला है, जैसे मैं एक बार आपको अलग से बना के दिखा, तो फिर अपन एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर अपन एक उदाहरण के लिए अपन बात कर सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए x और यहाँ मैंने बना दिया आपका लार्ज ब्रैकेट, यहाँ अपन रखेंगे CMA, मीन्स यहाँ भी कोई मेटल होगा और यहाँ इस मेटल के साथ जुड़ने वाले हैं लिगेंड, और लिगेंड की संख्या मैं मान लेता हूँ यहाँ पे स्मॉल x है, और ये जो है अपना को अपन कैपिटल मान लेते हैं एक बार के लिए, थोड़ा आपको समझाने के लिए, और इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और यहाँ ये वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बना होता है। अब देखिएगा आप कैसे, क्या मतलब है इस बात का। ये जो शुरू में होते हैं और ये जो ये लास्ट में होता है, ये तो होता है पॉजिटिव आयन शुरू में, और लास्ट में होता है नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन है और ये है नेगेटिव आयन, थोड़ा ध्यान में रखिए आप, ये काम आएगा आपके नोमेनक्लेचर में।
ये जो है लिगेंड के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड है, और लिगेंड के साथ जो जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे अपन CMA। क्या बोलेंगे अपन? सेंटर मेटल आयन। और इस CMA के साथ जो जुड़ा हुआ उसको अपन बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलने वाले हैं अपन इसको? लिगेंड। क्या बोलने वाले हैं? लिगेंड। अब लिगेंड कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं CMA के साथ उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और बात आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर अपन वापस वहीं पे चल के आपको समझाने वाला हूँ। ये जो है आपका अंदर वाला, इसको स्पेयर, इसको अपन बोलते हैं स्पेयर काउंटर, और बाहर वाले को बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। अब वापस इस चीज को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जरा देखिएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन देखने वाले थे यहाँ पे, ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी करने वाला हूँ। अब आराम से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन है? ये देखो ये क्या है, यहाँ पे अभी पहले मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव आएगा और लास्ट में आपका क्या आएगा? नेगेटिव। इसको अपन बोलेंगे काउंटर आयन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसको बोलेंगे काउंटर आयन, या इसको अपन बोलते हैं आयोनिक स्पेयर। क्या बोलते हैं? आयोनिक स्पेयर में। यहाँ इस आयोनिक स्पेयर में पोटेशियम कितने हैं? 3 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3K+। क्या लिख दिया बेटा? 3K+। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो बीच में रेड कलर से आपके लिए ये बनाया गया है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन। थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक तो बनते हैं सिंपल आयन, दूसरे बनते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जो सिंपल आयन है उनको बोलते हैं अपन काउंटर आयन, उसी काउंटर आयन का नाम है आयोनिक स्पेयर। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कॉम्प्लेक्स स्पेयर। इसका एक और नाम भी आप दिमाग में रखना, कॉम्प्लेक्स स्पेयर। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स स्पेयर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो CN है ना, ये CN ये जुड़ा हुआ है इस मेटल के साथ। ये जो मेटल है, इस मेटल का नाम रहेगा आपका सेंट्रल मेटल। क्या रहेगा आपका? सेंट्रल मेटल। तो कभी तो हम इसको CMA बोल देंगे, सेंट्रल मेटल मॉलिक्यूल, और कभी कभी इसको CMI भी बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, होगी बात सर? होगी। ये जो है ये CN है, इसको अपन बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको अपन? लिगेंड। इतनी बातें अपन इसको अंदर देखने वाले। शुरू में अपन बात करेंगे तो ये होगा आपका काउंटर आयन, ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको इस कॉम्प्लेक्स आयन को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स स्पेयर। इसको अपन बोलने वाले हैं CMA, सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो है ये इसको बोलेंगे लिगेंड। अब ये जो संख्या है अच्छा है, इसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कितनी संख्या में लिगेंड CMA के साथ जोड़कर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उन नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या CN। जैसे अगर आप उदाहरण के रूप में यहाँ देखने वाले हो तो मैं आपको एक और उदाहरण आपको रूबरू करवा देता हूँ। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको जूम इन कर देता हूँ ताकि इस चीज को बहुत बेहतर समझ पाओ। देखिए आप यहाँ पे, ये आपको ये क्या नजर आया बेटा? आप कहोगे सर ये तो मेटल है, तो मेटल का हमने क्या नाम दिया था? CMA। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये जो बड़े कोष्टक के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपने नाम दिया है कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कॉम्प्लेक्स स्पेयर। लास्ट में जो है या पहले जो है उसको अपन बोलेंगे आयोनिक स्पेयर। भाई सिंपल आयन जो है ना उसको अपन आयोनिक स्पेयर बोलते हैं। और ये जो है ये H2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ H2 जो है ये आपका क्या कहलाएगा? लिगेंड। इसको अपन क्या बोलेंगे? लिगेंड। अब लिगेंड कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं? सर 4 जुड़े हुए हैं लिगेंड, और 4 को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलने वाले हैं अपन इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। मोटा मोटी बात आपको समझ में आई गई होगी। एक इसमें सेंट्रल मेटल होता है, एक इसमें लिगेंड होता है, और लिगेंड कितनी संख्या में CMA के साथ जुड़े हुए हैं उनको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलने वाले बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। और बड़े ब्रैकेट के अंदर अपन लिखते हैं किसको? CMA को और लिगेंड को, उसको एक साथ अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बहुत आसान बात बताइए सर आपने। और लास्ट में जो या प्लस में जो कैटायन होता है, एनायन होता है, उसको अपन बोलेंगे आयोनिक स्पेयर। क्या बोलने वाले बेटा? आयोनिक स्पेयर। मे भी आपकी बात समझ में आई। चलो थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन अपन देखने वाले, जरा देखिए भाई। ओके, बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल मेटल। किसकी बात करेंगे अपन? सबसे पहले बात करने वाला है सेंट्रल मेटल। देखो NH3, यहाँ पे ये क्या दिखाई दिया आपको? NH3। और ये Cl2, बड़े ब्रैकेट है ना, ये दोनों क्या है? यहाँ पे ये है लिगेंड। क्या है बेटा? लिगेंड। समझ में आया? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मींस लोन पेयर। लिगेंड क्या डोनेट करेगा? थोड़ी बात कर रहा हूं, लोन पेयर। किसको डोनेट करेगा? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल को अपन क्या बोलते हैं? CMA। क्या बोलते हैं बेटा? CMA। इसका मतलब है कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर
बहुत सारे लिगेंड जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे किसको, मेटल को, और उस मेटल का क्या नाम होगा, CMa, और मेटल को डोनेट करेंगे और उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, उन दोनों के मध्य बॉन्ड बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए, इन ए कॉम्प्लेक्स द एटम और आयन प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, मतलब ये वाला जो है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक एटम या आयन प्रेजेंट है, विच ए फिक्स्ड नंबर, जो किसके साथ जुड़ा है, जो फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर कौन है, जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, लिगेंड हो सकते हैं, अटैच है, और डेफिनेट क्या बनाता है, ज्योमेट्री बनाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। बहुत आप इतना, ये थोड़ी सी हो सकता है आपको हार्ड लैंग्वेज लगे, बहुत सिंपल बात करूं तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है किसको, मेटल को। तो मेटल के बीच में, अब मैं यहां लिख देता हूं इस बात को, सुनिए आप, ये मैंने बना दिया मेटल, ठीक है, यहां मैंने बना दिया लिगेंड, ये लिगेंड अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका मतलब लिगेंड के साथ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जो एटम्स जुड़ा होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, CMa बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, CMa। या निश्चित संख्या में जुड़े हुए लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, जिससे ज्योमेट्री भी निश्चित बढ़ती है, और किसके साथ जुड़ते हैं, ये सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं। कि अगर आगे अपन थोड़ी सी बात करें, अब लिगेंड क्या है, सुनिए, बहुत सिंपल बात करूं तो देखिए लिगेंड क्या है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। द स्पीसीज, स्पीसीज मीन्स मोलिक्यूल हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, कोई एटम हो सकता है बिल्कुल एटम, या कोई आयन हो सकता है, आयन मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स दैट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर प्रेजेंट एक स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, किसको, क्या करने के लिए, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट वो मॉलिक्यूल्स, वो आयंस, वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उन स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। जैसे यहाँ ये Cu क्या है, अब वैसे भी आपको नहीं याद रहे तो आप डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन ही होते हैं, जो मेटल्स जो है कभी वो लिगेंड नहीं हो सकते। खैर छोड़ो उस बात को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये CN, ये साइनेटो है, ये क्या है, ये लिगेंड है। ये कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ, 4। देखिए बीच में Cu है, 4 इस साइड में, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहे हैं। किसको डोनेट कर रहे हैं, इसको डोनेट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा हो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है वो क्या होता है, लिगेंड होता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म गेन करता है वो कौन होता है, CMa होता है। तो होगी क्लियर बात, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लिगेंड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे वो CMa है। अब 2 बातें आपको मैं और सिखा देता हूं, यहाँ से थोड़ी सी अपने दिमाग के अंदर रख लेना भाई, नोट करके जरूर लिख लेना इस बात को। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जरा देखिएगा एक बार, की थिकनेस कम कर लेते हैं। वो बात क्या है, वो बात ये है, लिगेंड जो है, लिगेंड जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। आप ही कह रहे हो डोनेट करते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग बेस है, ये होता है लुईस बेस। तो ध्यान में रखना, ये लिगेंड किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और जो CMa है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये लुईस क्या, इनको क्या बोलोगे आप, लुईस एसिड बोलोगे। क्या बोलोगे, लुईस एसिड। 2 बातें समझ में आ गई, असर नहीं आई तो दोबारा बताओ, सुन लो फिर, भाई नहीं समझ में तो इतनी तो बात है। लिगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, और CMa क्या होता है, लुईस एसिड। ध्यान में रखना, ये आपका रहा MCQ क्वेश्चंस। पक्का, बिल्कुल पक्का। चलो आगे चलते हैं, 2 शब्दावलियों की अपनी बात कर ली, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब डोनर एटम, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करता है, लिगेंड तो हमारे समझ में आ गया भाई, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लिगेंड है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो कौन है, लिगेंड है। लेकिन जिस लिगेंड के अंदर कौन सा एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे सुनिए आप इस बात को। डोनर एटम का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए ये NH3 एक लिगेंड है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, डोनेट कर रहा है एट N, कौन कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट, डोनर ग्रुप कौन है यहाँ पे N है, तो डोनर एटम कौन हो गया N। The atom present in a ligand that donates its electron pair in the central atom ion, जो सेंट्रल S किसी भी लिगेंड में प्रेजेंट वो एटम जो सेंट्रल मेटल को अपना क्या डोनेट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उससे बोलते हैं डोनर एटम। तो इसका मतलब यहाँ डोनर एटम कौन हो गया, NH3 में N हो गया। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, तो यहाँ डोनर एटम हो गया ऑक्सीजन। यहाँ देखिए इस CN के अंदर दो एटम है, एक कार्बन है दूसरा नाइट्रोजन है, बट यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी एट प्रेजेंट कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन डोनेट कर रहा है, तो इन CN कार्बन क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। बात समझ में आ गई डोनर एटम की कहानी क्या है। लिगेंड में प्रेजेंट वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे अपन बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं बेटा, डोनर एटम। कहानी समझ में आई सर, समझ में आ गई। अब बात करते हैं दो बातें और, स्पेयर कौन कौन से पढ़े थे, अब उन स्पेयर को भी थोड़ा अपन देख लेते हैं, बहुत आसान भाषा में अपन बात करेंगे। स्पेयर होते हैं दो प्रकार, एक तो आयोनिक स्पेयर और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कौन सा स्पेयर होता है, पहला तो हमने बात की आयोनिक स्पेयर की और दूसरी बेटा हमने बात की आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कॉम्प्लेक्स स्पेयर। द सिंपल आयन मींस ये काउंटर आयन प्रेजेंट इन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्पेयर में आयोनिक स्पेयर किसको बोलते हैं, जो बड़े ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट के आउटसाइड में, चाहे पहले हो चाहे लास्ट में, उसको अपन बोलते हैं आयोनिक स्पेयर। क्या बोलते हैं उस स्पेस को, आयोनिक स्पेयर। दूसरा देखिए, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड कंबाइन, अब कंबाइंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कह रहा है ये, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, ये जो स्पीसीज हैं प्रेजेंट, ये सेंट्रल मेटल आयन भी एक स्पीसीज है और लिगेंड भी एक स्पीसीज है, ये किस में प्रेजेंट है, इनसाइड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो है उसको तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है उसको अपन बोलेंगे काउंटर स्पेयर या आयोनिक स्पेयर। देख लीजिए उदाहरण, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है और बाहर है, तो इसको कौन सा स्पेयर बोलोगे आप, सर हम इसको आयोनिक स्पेयर बोलेंगे। अब यहाँ देखिए आप इस चीज को भी, यहाँ इसको ध्यान से देखिए, ये लिगेंड, ये सॉरी CMI और ये लिगेंड, ये दोनों स्पीशीज किसके अंदर है, सर बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। दो ही बातें की है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयोनिक स्पेयर वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में हो, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर वो होता है जहां CMA और लिगेंड आपस में स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड हो, उसे अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यहां तक अपन ने बात कर लिया। चलो आप इसका आराम से सहज रूप से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये बातें आपके समझ में आई होगी। अब एक छोटी सी बात बेटा आपके साथ और कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। अब है क्या ये पॉलीहाइड्रा, कि भाई सेंट्रल मेटल आयन जो है, मतलब कोई मेटल है डी ब्लॉक की, या हो सकता है वो ब्लॉक की भी हो, कोई सेंट्रल मेटल आयन या मेटल जो है उसको लिगेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो 3D के अंदर लिगेंड और मेटल इनका जो 3D में अरेंजमेंट है, भी मान लो किसी के साथ दो लिगेंड जुड़े हैं, किसी CMI के साथ, किसी CMA के साथ 3 लिगेंड जुड़े हैं, तो इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए, मतलब बशर्ते वो जो लिगेंड है वो मोनोडेंट हो। अगर मान लो किसी के साथ 4 लिगेंड जुड़े हों, तो 3D में 4 लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन क्या जो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेशन हाइड्रा। देखिए, द स्पेशल 3D अरेंजमेंट of ligand around the central metal ion in a complex compound is called coordination polyhedra। M का मतलब यहाँ मेटल है और L का मतलब ligand है। मतलब स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर या 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर मेटल चारों ओर से लिगेंड से घिरा हुआ है, और मेटल और लिगेंड मिलकर आपस में किस प्रकार की ज्योमेट्री बनाते हैं, उस ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। जैसे मान लो ये आपके पास लिगेंड है, सेंट्रल मेटल आयन आपके पास
m है और लिगेंड के साथ 2 है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनने वाली है 3D में। जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर जब 3D में बनेगी तो बेटा इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, लीनियर ज्योमेट्री। ये कैसी ज्योमेट्री होगी, लीनियर। और मान लो लिगेंड 3 हो और सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़े हैं, तो ज्योमेट्री बनने वाली, स्ट्रक्चर बनने वाली इस प्रकार की, तो इसको बोलोगे आप ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे आप इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। और मान लो लिगेंड 4 हो तो ज्योमेट्री इस प्रकार से बनने वाली है, या स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनने वाली, इसको बोलोगे आप स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलने वाले हो, स्क्वायर प्लेनर। कहने का मतलब है सेंट्रल मेटल के चारों ओर लिगेंड जुड़े हुए हैं और 3D में उनका क्या अरेंजमेंट है, उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब थोड़ी और बात कर लें, मान लो लिगेंड 4 हो लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अब की बार इस प्रकार से आ गई, तो उसको बोलोगे आप ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लिगेंड 5 हो तो आप इसको आप बोलोगे, 2 लिगेंड इसमें दिखाई नहीं दिए भाई, एक ये थोड़ा सा सही नहीं है शेप, इसको मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ठीक नहीं बना, बात कर लेंगे इसकी भी। मान लो फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से था, Ml5, तो स्ट्रक्चर किस प्रकार बनने वाली बेटा देखिएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला, और पहले अपन बात करते हैं इसकी। ये इस प्रकार से 3 लिगेंड यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ऊपर वालों दोनों से कम रहेगी, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखें। ओके, एक लिगेंड यहाँ गया, एक लिगेंड यहाँ गया, अब इनको जोड़ देते हैं। तो सर बिल्कुल, एक को हमने यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा और यहाँ जोड़ा, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं उसको, बाई पिरामिडल। खैर, तो चर्चा अपनी रहने वाली थी यहाँ पे। और मान लो लिगेंड कितने हो, 6 हो, 6 लिगेंड होंगे तो शेप बनेगी आपका ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसे बनने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ गई होगी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे देखिए, 2 बातें और बेटा मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर बताइएगा। सुनो, एक तो होते हैं होमोलेप्टिक। कौन से होते हैं, होमोलेप्टिक। एक होते हैं हेट्रोलेप्टिक। कैसे होते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हेट्रोलेप्टिक में होमोलेप्टिक में क्या अंतर है, सुनिए। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में सीएमए के साथ एक ही टाइप के लिगेंड जुड़े हो तो उसे आप बोलोगे होमोलेप्टिक। क्या बोलोगे, होमोलेप्टिक। अगर हेट्रो का मतलब है अलग अलग है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सीएमए के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कौन जुड़े हो, लिगेंड जुड़े हो, तो उसे आप बोलोगे हेट्रो। क्या बोलोगे उसको आप, हेट्रो कॉम्प्लेक्स। देखना हमने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज फाउंड इन, एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे आप होमोलेप्टिक। तो ये मैंने कहा था, देखो NH3 लिगेंड है, एक ही टाइप के लिगेंड है, Cu के साथ जुड़ा NH3 और यहाँ पे Cn, एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया आपके होमोलेप्टिक। कौन सी हो गई आपकी, होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक का अर्थ क्या है, तो हेट्रोलेप्टिक का अर्थ है कि लिगेंड देखो यहाँ पे CMI तो प्लेटिनम है, यहाँ NH3 जुड़ा और एक यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl2, तो 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं CMA के साथ, तो इसको बोलोगे यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक। या आप यूं कह सकते हो, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड फॉर्म, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको आप बोलोगे हेट्रो कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोलोगे आप, हेट्रो कॉम्प्लेक्स। बोलो लिगेंड कितने प्रकार के हैं, तो सर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है आपका हेट्रोलैप्टिक। होमो किसे बोलोगे, सीएमए के साथ एक ही टाइप के लिगेंड जुड़े हों तो उसे बोलोगे आप होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ आया। और अगर लिगेंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसे आप बोलोगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसे क्या बोलोगे आप, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बोलो बात समझ में आई, सर बिल्कुल समझ में। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अब बिल्कुल आगे अपनी चर्चा बहुत ही शानदार रहने वाली, बहुत ही मजेदार रहने वाले। आप जुड़े रहिए यूं ही और आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। जी सुनिए, अब थोड़ा सा दोबारा मैं आपको लिगेंड के बारे में बता देता हूं। लिगेंड क्या है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो स्पीशीज जो हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव, जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है उसको अपन बोलते हैं लिगेंड। तो ये लिखा एटम, या तो वो एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम और आयंस दैट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स और कॉल्ड लिगेंड। जो किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन को अपन क्या डोनेट करें, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, उसे अपन बोलते हैं लिगेंड। जैसे दे आर जनरली लुईस एसिड, ध्यान में रखना ये क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। बेस का मतलब आपको पता ही होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो तो बेस है, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन करे उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो सीएम में आपका
क्या हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग लुईस एसिड, और ये क्या हो गया देखो। अब यहाँ देखियो H2O लिगेंड है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, NH3 यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे इथर है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे एमिन है, यहाँ डाइएमिन है, सेकेंडरी एमिन। देखिए अब डोनर एटम को मैंने आपको सिखाया था, दोबारा भी बता देता हूं, किसी भी द एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड, किसी भी लिगेंड में प्रेजेंट हुआ एटम दैट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम। मतलब कोई भी लिगेंड है और उस लिगेंड के अंदर प्रेजेंट वो एटम जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, डोनेट करता हो, उसे अपन बोलेंगे डोनर एटम। क्या बोलेंगे उसको अपन, डोनर एटम। जैसे यहाँ पे H2O, कौन डोनर ऑफ एटम है, ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन है, O, यहाँ पे कौन है, O। तो ये सारे के सारे लिगेंड वो हो गए जिसमें ऑक्सीजन एटम क्या है, डोनर है। अब यहाँ देखिए NH3 में कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। यहाँ पे भी कौन, नाइट्रोजन। यहाँ पे भी कौन, नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे कौन हो गया, डोनर एटम। डोनर एटम समझ में आ गया, लिगेंड समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। अब एक और होता है डेंटिसिटी। कई लिगेंड होते हैं पॉलीडेंट, मतलब कई लिगेंड होते हैं एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कर सकते हैं, जैसे 2 कर सकते हैं, कई 3 कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, और कई 4 कर सकते हैं। अब नंबर्स ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के आधार पे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंटिसिटी 1 है कि 2 है। सुनिए, द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड, एक लिगेंड के अंदर कितने एटम हैं जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं डेंटिसिटी। जैसे H2O में केवल ऑक्सीजन का रहा तो उसको बोलोगे आप मोनोडेंट, एक दंतुक बोलेंगे इसमें। जैसे यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोक्सो, ये है मोनोडेंट, क्योंकि इसके अंदर पेयर ऑफ एटम एक ही है। जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ एटम ये है, यहाँ पे ये सील है, यहाँ पे ये कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो डेंटिसिटी का समझ में आया आपका, दोबारा सुन लो। किसी लिगेंड में प्रेजेंट वो एटम जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको अपन बोलते हैं डेंटिसिटी। अगर एक है इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर एक ही एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंट। अगर 2 है तो उसको बोलेंगे डाइडेंट या बाइडेंट बोलेंगे, सॉरी। जैसे अब लिगेंड का डेंटिसिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन से बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, ये भाई इतने प्रकार का होता है। देखिएगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड ऑन द बेस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के आधार पे लिगेंड का क्लासिफिकेशंस 2 बेस पे करेंगे, एक डेंटिसिटी के बेस पे कर रहे हैं। अगर मान लो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंट। और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, बाइडेंट। और किसी के अंदर 3 एटम प्रेजेंट है या 3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ट्राइडेंट। और 4 है तो उसे क्या बोलेंगे, टेट्राडेंट। और अगर 5 है तो उसे क्या बोलेंगे, पेंटाडेंट। और 6 है तो उसे क्या बोलेंगे, हेक्साडेंट। ये हेक्साडेंट वाला आपके पेपर में आएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है EDTA। EDTA ये आपके एग्जाम में आने वाला। अगर बात करें मोनोडेंट, तो मोनोडेंट कितने प्रकार का हो सकता है, ये ऑन द बेस ऑफ चार्ज, ये अपन बात कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ चार्ज। भाई इनके ऊपर कितना चार्ज है उसके आधार पे भी अपने क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अगर चार्ज है ही नहीं तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल मोनोडेंट। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव मोनोडेंट। और अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव मोनोडेंट। थोड़ी बात कर लेते हैं इनकी। देखिए यहां देखिए, ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम हो और जिनकी टेंडेंसी हो एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उन्हें बोलेंगे मोनोडेंट लिगेंड। देखिए, लिगेंड्स हैव ओनली वन डोनर एटम, इसका अर्थ है विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम हो और जिनकी टेंडेंसी हो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसे अपन बोलेंगे मोनोडेंट। अगर बात करें चार्ज के बेस पे, न्यूट्रल। अब देखो कहीं भी आपको कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं दे, इसका मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल है। जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल, इथर, अमोनिया मींस एमिन, प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्शियरी एमिन। लेकिन लिगेंड के आधार पे इनका नाम अलग अलग होगा, इसको अलग बोलेंगे, सेकेंडरी को अलग बोलेंगे। इनके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है बट चार्ज क्या है इनके ऊपर 0, तो इसको बोलेंगे अपन न्यूट्रल मोनोडेंट। समझ में आ गया। अगला देखिए, नेगेटिव मोनोडेंट लिगेंड। अब इनमें एटम तो एक ही प्रेजेंट है बट चार्ज कैसा है इनके ऊपर, नेगेटिव। इसके लिए मोनोडेंट तो है लेकिन कैसे मोनोडेंट है ये, नेगेटिव। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रिडो, सल्फाइडो। अब यहां देखिए पॉजिटिव मोनोडेंट, कौन से मोनोडेंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब भी आपको मिले ना, उसके नाम करने में दिक्कत होगी, आप अंत में एक शब्द लिख देना आईयूएम,
सिंपल जो नाम है ना उसके अंत में आईयूम देख सकते, जैसे इसका नाइट्रोसो होता है तो अंत में आईयूम जोड़ दिया तो क्या बन गया नाइट्रोसोनियम। इसको नाइट्रो बोलते हैं तो प्लस आने के कारण इसको हमने क्या बोल दिया नाइट्रोनियम। बिल्कुल आसान है, आईयूम जोड़ा है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ये है हाइड्रोजीनियम, ये है आपका नाइट्रोसोनियम और ये है आपका नाइट्रोनियम। ये याद रखना, आप इसका नोमेनक्लेचर वगैरह करोगे तभी आपके काम आएगा। अब देखो इनमें डोनर ऑफ एटम तो एक ही है, बट इनके ऊपर चार्ज कैसे आया हुआ है पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव मोनोडेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको, पॉजिटिव मोनोडेंट। आगे देखिएगा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्फीडेंट लिगेंड क्या होते हैं भाई, ऐसा कोई लिगेंड जिसमें डोनर एटम तो दो हो, बट जब कॉम्प्लेक्स बनाए ऐसा एटम जिसमें डोनर ऑफ एटम कितने हो दो, बट जब वो लिगेंड बनाए ना उस समय उनका केवल एक ही डोनर ऑफ एटम काम में आता है। मींस सर आप ऐसे समझिए कि भाई जैसे ये कोई लिगेंड है एक्स वाई और ये जुड़ा किसके साथ जुड़ सकता है, ये मेटल के साथ होता है। एक बार जब आप कॉम्प्लेक्स बना दिया तो अगर एक्स ने डोनेट कर दिया ना इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस समय एक्स ही करेगा, बट अगले समय इसका वाई भी कर सकता है। इसका मतलब इसके अंदर दो एटम है और दोनों के दोनों एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बट एक समय में केवल एक ही एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसे लिगेंड को अपन बोलते हैं क्या, एम्फीडेंट। जैसे लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम, जिसमें एक से अधिक डोनर एटम हो, बट व्हाइल फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है ओनली वन डोनर एटम डोनेट्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिगेंड जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या डोनर एटम ज्यादा हो, बट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय एक समय में एक ही एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं उसको अपन, एम्फीडेंट लिगेंड। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके साथ चर्चा करूं तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, एक एक की बात करते हैं। यहां देखिए, यहां ये सीएन लिगेंड है, यहां दो एटम है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, बट अब इस टाइम जब कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे यहाँ पे कार्बन कर रहा है, बट यहाँ पे एटम तो दोनों सेम ही है, लिगेंड तो सेम ही है, बट यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। जहां पेयर ऑफ डोनेट कर रहा हूं वहां मैं थोड़ा स्टार बना देता हूँ, यहाँ पे भी क्या बना दिया मैंने, स्टार का मतलब समझना कि ये डोनर एटम है, मींस यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या नाम होगा, साइनो, और यहाँ इसका क्या नाम होगा, आइसोसाइनो। लेकिन ये दोनों लिगेंड जो है इन दोनों को आप बोलोगे क्या, एम्फीडेंट लिगेंड। क्या बोलोगे बेटा, एम्फीडेंट लिगेंड। अब एक और उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको। अब ये देखिए आप, NO2, यहाँ पेयर ऑफ एटम कौन है, यहाँ डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो लेकिन यहाँ पे कौन है, O, तो है तो NO2, दोनों का फॉर्मूला सेम, एटम भी सेम है इसमें, बट यहाँ पे पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो इसका मतलब अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे नाइट्रो। अब इसका नाम क्या रहेगा, नाइट्रो। लेकिन ऑक्सीजन अगर डोनेट करता हो तो इसको क्या बोलोगे आप, नाइट्रीटो। क्या बोलोगे, नाइट्रीटो। लेकिन ये दोनों लिगेंड है कैसे, एम्फीडेंट लिगेंड है, एक समय में एक ही एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एम्फीडेंट लिगेंड। जैसे एक और आपको उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखो, यहाँ पे साइनो CNO, यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन, तो इसको बोलोगे साइनेटो। क्या बोलोगे, साइनेटो। NCO, N पहले आते ही आप एक वर्ड ध्यान में रखना, आइसो। क्या नाम रखोगे, आइसो। तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, तो इसको नाम दे दिया आइसो साइनेटो। यहाँ देखना, तो हो गया आपका ये वाला, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे N हो गया, CNCO, ओके, इतने ही है। अब यहाँ देखिए आप एक बार, एक और उदाहरण मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, उसको थोड़ा देखने का प्रयास करना। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए आप, ये CNS, लेकिन यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, कार्बन। तो सल्फर आने की वजह से ना इस कॉम्प्लेक्स को अपन शुरू में, सल्फर जो होता है ना, सल्फर इसकी होता है थायो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, थायो ग्रुप। तो इसका नाम हो गया थायो, CN को बोलेंगे साइनेटो, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है, कार्बन, तो नाम हो गया थायो साइनेटो। क्या नाम हो गया इसका, यहाँ पे सल्फर की वजह से नाम दिया हमने थायो, CN कार्बन डोनेट कर, तो आगे कार्बन लिख दिया, ये हो गया आपका डोनर एटम, तो इसका नाम हो गया थायोसाइनेटो। यहाँ देखिए, यहाँ पे SCN, अब तो ग्रुप तो सल्फर है ही, अब डोनेट भी कौन कर रहा है, सल्फर है, तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो S। इसका मतलब यहाँ डोनर एटम कौन हो गया, S। और यहाँ देखिए, डोनर एटम कौन हो गया आपका, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पहले आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो, और बाद में सेम टू सेम आइसो थायोसाइनेटो।
तो ये लिगेंड जो है ना, ये वाले लिगेंड कैसे हैं आपके, एम्फीडेंट। कैसे हैं बेटा, एम्फीडेंट। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी शायद, बहुत इजी वे में मैंने इनको बात करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं बाइडेंट। अगर किसी लिगेंड में दो डोनर एटम हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बाइडेंट। जैसे यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन एथिलीन डाइएमिन। क्या नाम है बेटा इसका, एथाइलिन डाइएमिन। क्या नाम है, एथाइलिन डाइएमिन। सुनिए बात, सुनिए ना, समझने का भी प्रयास कीजिए, सुनना भी नहीं है, समझना भी है। देखिए यहाँ ये NS, ये नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम। तो कितने पेयर ऑफ, कितने डोनर एटम इसमें, दो। तो इसको बोलेंगे कैसा हो गया, कितने डोनर एटम है, दो। तो ये हो गया आपका बाइडेंट लिगेंड, और इसका नाम है एथिलीन डाइएमिन। इसको शॉर्ट में अपन किसे लिखेंगे, EN से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, EN से। ओके, या इसका एक और नाम हो सकता है एथेन 1,2 डाइएमिन। ये एथेन हो गया 1,2 डाइएमिन। यहाँ देखिए, यहाँ कौन है डोनर एटम, ऑक्सीजन है। कितने हैं, दो हैं। तो दो को क्या बोलोगे आप, बाइडेंट। इसका नाम है ऑक्सीलेटो। क्या नाम है, ऑक्सीलेटो। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OX से। किससे, नेगेटिव लिगेंड। अगर बात करें इसको, तो इसको थोड़ा लिखने का तरीका मैं थोड़ा आपको दूसरा बता देता हूं, तो शायद आपके बेटर समझ में आ जाए। यहां हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें भी दो एटम है, एक तो आपका पड़ा ये कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, और एक आपका ये नाइट्रोजन। तो इसको भी, इसमें भी कितने डोनर एटम है, दो। डोनर एटम दो है, इसका नाम है ग्लाइसिनेट। क्या नाम है, ग्लाइसिनेट। कैसा लिगेंड है ये, नेगेटिव लिगेंड, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, GLY से। आप इसको देख पा रहे हो, ये है बाइपिरिडिन। कौन सा पिरिडिन है ये, बाइपिरिडिन। इसमें भी कितने एटम है, दो। एक ये डोनर और एक ये डोनर। तो कितने हुए, दो। दो के कारण इसको क्या बोलोगे, बाइडेंट लिगेंड। ठीक है जी। अब ट्राइडेंट लिगेंड आप समझ गए होंगे, डोनर एटम कितने हैं, तीन। तीन है तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्राइडेंट लिगेंड। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक हो गया ये। अब इसको आप क्या बोलते हो, एथिलीन। एक एथिलीन ये, एक एथिलीन ये। एथिलीन कितने हो गए, दो। तो इसका नाम हो गया डाई एथिलाइन ट्राईएमीन। इसको क्या बोलोगे आप, NH2। इस NH2 को बोलोगे आप एमीन। क्या बोलोगे बेटा, एमीन। क्या बोलोगे आप, एमीन। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एथिलीन। क्या बोलोगे, एथाइलिन बोल दो आप, कोई बात नहीं, एथाइलिन। तो इसका नाम हो गया ट्राईएथिलीन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। ये कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंट लिगेंड है। अब टेट्राडेंट लिगेंड, नंबर्स डोनर एटम कितने होने चाहिए, चार है। बड़ी सिंपल है, आपको जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं वो सारे डोनर एटम है। एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। इन सबको आप क्या बोलोगे, एमाइन। क्या बोलोगे, एमाइन। और ये कितने हैं, एक, दो, और एक बीच में छूट गया, यहाँ पे भी हो रहा है, बीच में CH2 हो रहा है। या थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, आप इसको सही तरीके से लिखना। आप ऐसे बना लेना, CH2 और उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका, रेड कलर से लिख देता हूँ NH2, और इसको बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं, थोड़े को हटा ही देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, ये कितने एथाइलिन नजर आए आपको, तीन। तो नाम हो गया इसका ट्राई एथाइलिन ट्रेट्रा। एक ट्रेट्रा, दो, तीन और चार। अब यहां देखिए, ये आपके पेपर में आने वाला, लिख तो सही, आपका इंपोर्टेंट रहने वाला। अगर किसी में डोनर एटम है तो उसको क्या बोलोगे, हेक्साडेंट लिगेंड। अब यहां देखिए, ये है EDTA। क्या नाम है इसका, EDTA। इसका नाम ध्यान में रखना, एथिलीन डाइएमीन ट्रेट्रा एसीटेटो। क्या नाम है बेटा इसका, एथिलीन डाइएमीन ट्रेट्रा एसीटेटो। इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखिए, अपन EDTA पढ़ रहे हैं, हेक्साडेंट लिगेंड पढ़ रहे हैं, लास्ट थोड़ा देखिए तो आप। उदाहरण हमने लिखा EDTA, और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का 4। कितना चार्ज होता है, माइनस का 4। देखिएगा, एथिलीन, तो सबसे पहले आप लिखिएगा एथिलीन, ये लो। फिर कह रहा है डाइएमीन, ये लिखा डाइएमीन। NH2 नहीं लिखेंगे, बैलेंस पूरी हो जाए। ट्रेट्रा एसीटेटो, इसका मतलब कितने एसीटेटो जुड़े हुए हैं इसके साथ, चार जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, चार। एक यहाँ पे बना दे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये लो, CH2 C डबल O नेगेटिव, CH2 C डबल O नेगेटिव। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, CH2 C डबल O नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, यहाँ देखिएगा डोनर एटम, एक आपका ये पड़ा, 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 एक आपका ये पड़ा। कितने डोनर एटम हो गए,
6, इसको इसलिए इसका नाम है हेक्साडेंट। क्या नाम है? हेक्साडेंट। नाम कैसे पढ़ोगे? ये हो गया आपका एथिलीन, ये कितने एमी नजर आए? 2, और ये कितनी बार आए? 4 बार। कितनी बार आए? तो 4। 4 को क्या बोलो? टेट्रा, और इसका नाम है एसीटेटो। क्या नाम है बेटा इसका? एसीटेटो। तो ये हो गया एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। पेपर में आएगा आपके ये वाला स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखना। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको कोशिश की पढ़ाने को, और मे भी आपने भी बहुत इसको अच्छे से समझा होगा। एक थोड़ी सी बात और करते हैं, लिगेंड की चर्चा अपन खत्म करते हैं। एक प्रोसेस है बेटा किलेटीकरण। क्या है? किलेटिंग लिगेंड। अब क्या होते हैं बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। सुनिए, मान लो कोई पोलिडेंट लिगेंड है। पोलिडेंट का मतलब आप समझ गए, जिसमें पेयर ऑफ एटम जो है ना वो 2 से 1 से ज्यादा है। यदि कोई पोलिडेंट लिगेंड 2 और मोर देन 2 एटम्स, जिसमें डोनर एटम 2 से ज्यादा हो, डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। यदि सीएमए को कोई पोलिडेंट लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाए। तब ये क्या, तब ये जब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसमें क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। दिस रिंग इज कॉल्ड क्लेट। इस रिंग को आप क्या बोलते हो? क्लेट। सच लिगेंड्स आर क्लेटिंग लिगेंड, और लिगेंडों को क्या बोलते हैं? क्लेटिंग लिगेंड। और इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड क्लेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्लेशन बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए आप एक बार, जो बात मैंने आपको बताई है, बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। सुनिए बात, गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनना। यदि किसी, मतलब यदि कोई पोलिडेंट लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यदि वहां रिंग बन जाए, तो उस रिंग को अपन क्या बोलते हैं? पोलिडेंट। सॉरी, उस रिंग को बोलते हैं क्लेट। और रिंग बनी किसके कारण? इन लिगेंड के कारण बनी। तो इन लिगेंड को क्या बोलते हैं? क्लेटिंग लिगेंड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्लेशन। यहां देखिए आप एक बार, ये कोई सेंट्रल मेटल है, मैंने यहां लिख दिया CMA। यहां ये कोई लिगेंड है, पोलिडेंट है, क्योंकि उल्टा बना रखा है भाई, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। थोड़ा रुको एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं इसमें, ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ये यहाँ पे है डोनर एटम, और यहाँ पे भी कौन है बेटा? डोनर एटम। ये डोनर एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन को। किसको डोनेट कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन को। और ये जो लिगेंड है ये कैसा है बेटा? पोलिडेंट है। कैसा है? पोलिडेंट है। जैसे ही करेगा तो यहाँ पे ये क्या बन गई बेटा? यहाँ पे बन गई अपनी रिंग। यहाँ पे ये क्या बनी? रिंग बनी। क्या बनी? रिंग बने। इस रिंग का क्या नाम है? क्लेट। क्या बनी? रिंग को अपन क्या बोलेंगे? क्लेट। और इस रिंग को बनाने में योगदान किसका है? इन लिगेंड का। इस लिगेंड को बोलेंगे क्लेट लिगेंड। क्या बोलेंगे? क्लेट लिगेंड। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्लेशन। क्या बोलते हैं? क्लेशन। ध्यान से सुनना, क्लेट जब बढ़ती है, क्लेट फॉर्मेशन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी का मान क्या होता है? यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव होता है। ध्यान में रखना, क्लेट जब बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ एंट्रोपी। और कुछ एक मैंने उदाहरण दिए हैं। एक ये ऑक्सीलेटो का 5 मेंबर क्लेट है, आप देख लीजिए, ये ऑक्सीलेटो है। यहाँ पे ये, यहाँ पे भी बनाया हुआ हमने, ठीक है जी, बहुत आसान। अपन ग्लाइसिनेटो, ये 6 मेंबर है। जनरली 5 मेंबर और जहां 6 मेंबर होते हैं वो क्लेट क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहां डेलेस का मान ज्यादा पॉजिटिव होता है। ये बेटा मैंने एक आपके लिए एक वीडियो लेके आया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। चर्चा मैंने बहुत आराम से की, समझाने का मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया। मे भी आपको ये समझ में आया होगा, और आप भी थोड़ा अच्छा प्रयास करना इस वीडियो के जरिए। नोट्स बनाना, मैंने तो इसको जल्दी जल्दी बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे पास सारा कुछ रिटर्न लिखा हुआ था, और मुझे ऐसे लगता है ज्यादा टाइम जो है वो पढ़ाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लिखना बहुत आसान है। ठीक है जी, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।